बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर नए मौज़ूआत के साथ, नए टॉपिक्स पर मुश्तमिल, और वह टॉपिक क्या है, वो मौज़ूआत क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्लास्टिड्स के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ये सेल के अहम ऑर्गेनेलीज हैं। प्लास्टिड्स की बात की जाए, प्लास्टिड दरअसल ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होने की वजह से इनकी दोहरी हिफाजती झिल्ली होती है। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स लाइक हैं, जिन्हें हम एल्गी का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिड की 3 किस्में हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन्हें हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। ये सिक्का नुमा स्ट्रक्चर एक साथ जुड़े होते हैं और ग्रेना कहलाते हैं। ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं नालियों के जरिए, और इंटरग्रेनम इन नालियों को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट पौधे को ग्रीन कलर देने में मदद देता है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में मददगार है। क्रोमोप्लास्ट इसकी दूसरी किस्म है और ये खूबसूरत रंग देता है, ब्राइट कलर्स देता है। ये फूलों की पत्तियों में पाया जाता है, ये फलों में पाया जाता है। तीसरी किस्म ल्यूकोप्लास्ट की है। ये बेरंग होता है। ये मुख्तलिफ केमिकल्स को, जैसा कि स्टार्च और लिपिड है, स्टोर करता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिड के बाद जो दूसरी चीज ऑर्गेनेली हमने डिस्कस किया वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सेल की जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही वजह है इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं फर्दर ऑर्गेनेलिस को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसका इंट्रोडक्शन किया जाए, इसकी डेफिनेशन बयान की जाए तो यूं की जा सकती है। इट इज द नेटवर्क ऑफ interconnected channels that extend from cell membrane to nuclear envelope। दरअसल ये आपस में एक साथ मरबूत नालियों का एक निजाम है। इंटरकनेक्टेड का मतलब है आपस में मरबूत। चैनल्स नालियों को कहा जाता है जो कि फैली होती हैं। एक्सटेंड का मतलब फैले होना। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस की दीवार यानी न्यूक्लियर एनवेलप तक। यह मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक ताल्लुक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इकसाम का, वो 2 इकसाम है। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स को देखिए। नंबर 1, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड नंबर 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 इकसाम हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इन दोनों की तफसीलात क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? स्मूथ, S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक और R फॉर रेटिकुलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लैक राइबोसोम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद ना होने की वजह से ये हमें बिल्कुल स्मूथ नजर आता है। ये दिखने में बिल्कुल हमवार दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके फंक्शन की बात की जाए, इसका बुनियादी फंक्शन मेटाबॉलिज्म है। इसके साथ साथ इसका अहम काम केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करना भी है। मुख्तलिफ केमिकल्स के जहरीले असरात को खत्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी कैटेगरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? दरअसल इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इट हैव राइबोसोम्स। यहां पर यह बात भी समझ लीजिए कि राइबोसोम, जो कि हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर में, ये टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे दानादार स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी वजह से जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं हमें रफ अपीयरेंस दिखाई देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी कहते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम का बुनियादी काम प्रोटीन सिंथेसिस है। ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ये प्रोटीन को जरूरत के मुताबिक सेल के अंदर बनाने का काम करती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर को यूं ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि ये नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, तो आप इन इंटरकनेक्टेड चैनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर इन नालियों को आप यूं लेबल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हैं ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है चैनल्स का, नालियों का मरबूत निजाम है। यहां पर कुछ नालियां ऐसी हैं कि जहां पर राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से इनकी अपीयरेंस आपको रफ नजर आ रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो किस्म के जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद हैं, उसको हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जबकि बकिया हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से इसकी डायग्राम को लेबल कर सकते हैं। जहां तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ताल्लुक है, ये सेल के डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और ये सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसी तरह गोल्जी बॉडीज का नाम भी दिया जाता है। ये तीनों नाम एक ही ऑर्गेनेली के हैं। ये किस साइंसदान ने सबसे पहले ऑब्जर्व किए?
उस साइंसदान का नाम कैमिलो गोल्जी था और ये इटालियन फिजिशियन थे, मुआलिज थे। मुआलिज कहा जाता है डॉक्टर को, हकीम को, तबीब को। 1906 में इनके काम की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, इनको इनाम दिया गया फिजियोलॉजी पे स्टडी की वजह से, इसको डिस्कवर करने की बुनियाद पर। आइए फर्दर डिटेल को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, गोल्जी बॉडीज क्या है? सेट ऑफ फ्लैटेंड sacs present in the cell। सेल के अंदर फूली हुई थैलियां हैं जिनके मजमूए को हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। यहां पर ये दो कीवर्ड्स हैं, फ्लैटेंड और उसके साथ सेक्स। फ्लैटेंड का मतलब होता है फूली हुई, और सेक्स कहा जाता है थैलियां। यानी ये ऐसी थैलियां हैं कि जो फूली होती हैं, और स्टैक्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होती हैं। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स स्टैक्ड ओवर ईच अदर, इसको हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडीज का, नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, नाम देते हैं गोल्जी ऑपरेटस का। अकरेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसकी अकरेंस की बात की जाए तो गोल्जी बॉडीज ना सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ एनिमल्स में भी मौजूद होती हैं। फंक्शंस। गोल्जी बॉडीज के फंक्शंस की बात की जाए, गोल्जी बॉडीज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, मॉडिफाई मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ये उनको मॉडिफाई करती हैं, उनकी पैकिंग करती हैं, सेल में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाने में मदद देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडीज से पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, जो दो इकसाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की, इनका एक अहम काम ये भी है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में मददगार हैं, मुख्तलिफ मादाजात की हरकत में मददगार हैं। यहां से मुख्तलिफ मटेरियल मूव करते हैं और गोल्जी बॉडीज के पास आ जाते हैं। गोल्जी बॉडीज उनको पैक करती हैं, उनको मॉडिफाई करती हैं, उनमें केमिकल्स को ऐड करती हैं और उसके बाद सेल से बाहर जहां जरूरत हो मुंतकिल कर दी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। ये फूली हुई थैलियां हैं जिन्हें हमने फ्लैटेंड सैक्स का नाम दिया, और ये एक दूसरे के ऊपर यूं स्टैक्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। आप यूं इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल्स आते हैं, वो मटेरियल्स यहां पर पैक होते हैं। पैक होने के बाद मॉडिफाई होने के नतीजे में ये गोल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं। इनको हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का, और ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जहां पर जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम की बात की जाए, लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन
बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और इनके अंदर हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए, इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल गोल्जी वेसिकल्स की तरह की होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये जाकर के सेल के अंदर वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इनमें से केमिकल रिलीज होते हैं, वैक्यूल के अंदर जाते हैं, टारगेट मटेरियल पे अटैक करते हैं, उसकी डाइजेशन में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर को, आज हमने डिस्कस किया गोल्जी बॉडीज को, आज हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, आज हमने डिस्कस किया वैक्यूल को। यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए, लाइसोसोम को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था उसका नाम क्रिश्चियन रिनी डी डव था। आपसे पूछा जा सकता है, बेल्जियन साइंटिस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट के नाम हो, उनकी तवारीख हो, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ऑर्गेनेलीज की डायग्राम को भी आपने याद करना है, उनकी स्ट्रक्चर को भी याद करना है, उनके फंक्शंस को भी मेमोराइज करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और समझने के बाद आप लोगों ने याद करने के लिए इसे नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।